हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9 इंग्लिश बीहाइव का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। अभी तक हमने क्या जाना है इस स्टोरी में? यही जाना है कि कुछ लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे, स्नेक्स का एक टॉपिक निकल आया और एक होम्योपैथी डॉक्टर अपना स्नेक के साथ हुआ एक पर्सनल एक्सपीरियंस सबको बताने लगा कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गर्मी भरी रात थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। वो एक किताब पढ़ने के लिए गया और किताब के पास रखा हुआ एक मिरर था जिसमें वो खुद को निहारने लगा और उसने देखा वो कितना हैंडसम है। एक बैचलर होने के साथ साथ वो इतना हाईली क्वालिफाइड भी है, दिखने में भी इतना अच्छा है, तो उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। उसको अपने और ज़्यादा अपने लुक्स पर क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से वो और बेटर दिखे, किस तरीके की लड़की से वो शादी करेगा, बस यही सब कुछ वो सोच रहा था और अपने इस बारे में अपने इन फ्रेंड्स को सबको बता रहा था। और जब यही इन्हीं ख्यालों में वो डूबा हुआ था, उसी समय एक रबर की ट्यूब जैसा कुछ ज़मीन पे गिरता है और वो क्या होता है? वो होता है एक स्नेक। और कब पता चलता है डॉक्टर को कि वो एक स्नेक है? क्योंकि वो जल्दी से चेयर से होता हुआ चढ़ के डॉक्टर के कंधे पर बैठ जाता है और वो सांप और ये डॉक्टर एक साथ पलटकर एक दूसरे को देखते हैं। और यहीं पे हुआ था हमारा पिछला वीडियो ओवर। अब देखते हैं कि जैसे ही इन दोनों की नज़रें मिली, उसके आगे होता क्या है। I didn't jump। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम ऐसे किसी भी जानवर को या लेट्स से सांप को ही इस तरह से देख लेते हैं तो डर के मारे उछल कूद करने लग जाते हैं, जंप करने लग जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के साथ क्या हुआ? डॉक्टर नहीं कूदा तो उसने क्या किया? क्या उसे डर नहीं लगा? वेल, देखते हैं। आई डिडेंट ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। मैं कांपा भी नहीं, ना तो मैं डर के मारे कूदा, ना मैं कांपा। आई डिडेंट क्राई आउट। क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना, चीख निकल जाना। ओके कि चीख निकल जाना, खूब जोर से चिल्लाना कि ओ माय गॉड, यहाँ सांप है, यहाँ ये है, मुझे बचाओ, समथिंग लाइक दैट। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। उसे वो सांप इतना ज़्यादा नज़दीक था कि उसके पास इतना कुछ समय ही नहीं था कि वो कुछ भी तरीके का रिएक्शन दे सके। यानी उसकी सांस वहीं की वहीं अटकी रह गई जहाँ थी, ना सांस ले रहा था, एकदम एकदम पथरा गया था, वहीं का वहीं ठहर गया था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। Slithered का मतलब होता है रेंगना, यानी क्रॉल करना। तो रेंगते हुए वो सांप कहाँ आ गया? रेंगते हुए उसके कंधे से होते हुए वो सांप उसके लेफ्ट आर्म पे, यानी उसकी बाहिनी बाजू के ऊपर लपट गया एकदम। और लपट जाने के बाद क्या हुआ? बाजू पर लपट गया एंड उसके बाद क्या हुआ? द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। इसका ये मतलब है, हुड क्या होता है? हुड होता है फन। हुड होता है सांप का फन। तो जैसे ही वो आया तो एकदम फन जो है एकदम तान लिया उसने। जैसे ही बाजू पे लपटा वो एकदम डॉक्टर के चेहरे के सिर्फ 3 से 4 इंचेस दूर ही था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone। मतलब मेरी सांस तो रुक ही गई थी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ मेरी सांस ही रुकी। यहाँ कहने का ही मतलब है, it would not be correct to say merely that। merely मतलब मात्र, merely माने मात्र। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि मात्र मेरी सांस ही रुक गई थी, नहीं। इनफैक्ट क्या हो गया था? आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन। टर्न्ड टू स्टोन मतलब मैं एकदम पत्थर जैसा हो गया था, एकदम ऐसा कि मानो मैं कोई पत्थर की मूर्त हूँ जिसमें कोई जान ही नहीं है, जो ना हिल डुल रही है, ना सांस ले रही है, कुछ भी नहीं, एक निर्जीव पत्थर की मूर्त जैसा मैं हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव।
भले ही मैं निर्जीव पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। और सबसे पहला तो ये कि मेरे सामने एकदम 3-4 इंच की दूरी पर कौन है, एक कोबरा जो अपना फन उठाए हुए बिल्कुल मेरे सामने ही है। The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. ये कहना चाह रहा है कि जो अंधेरा, हमें मालूम है पिछले वीडियो में पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन में हम ये जान चुके हैं कि लाइट नहीं थी रूम में, इसलिए एकदम अंधेरा था। उन्होंने लैंप जलाया हुआ था जो कि स्टडी टेबल पे रखा हुआ है, विंडोज़ खोल दिए थे, और जो चूँकि वो हवा लेने के लिए बरामदे में गए थे तो दरवाजे भी खुला ही छोड़ा हुआ था, बंद नहीं था। तो एकदम अंधेरी रात है, रूम में भी एकदम अंधेरा है, जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और सिर्फ लैंप की ही लाइट है, मतलब बहुत ही कम रोशनी है। एंड आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मतलब फ्लैश का मतलब यहाँ होता है, यहाँ उनकी बॉडी से ही कंपेयर है कि उनकी जो बॉडी है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी तो रियल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस अंधेरे में जहाँ बहुत धीमी धीमी सी रोशनी आ रही है, उसमें एक जीते जागते शरीर के रूप में एक मूर्ति बैठी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके का सारा माहौल हो चुका है जैसे ही उन्होंने सांप को इतना पास देखा। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. उसी समय सारे, जैसे भी हम कहते हैं ना कि जब भी किसी मुसीबत में होते हैं हमें सारे ब्रह्मांड में जितने भी भगवान है, देवी देवता है, वो सब हमें याद आ जाते हैं। और इस वक्त इस डॉक्टर के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को जिसने क्रिएट किया है, मतलब जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं यानी भगवान, वो याद आने लग गए हैं अब हमारे डॉक्टर साहब को। और उन्हें लगा कि वो यहीं कहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रांगली भगवान को याद किया होगा कि भगवान मुझे बचा लो, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके इर्द गिर्द भगवान हैं। गॉड वॉज देयर, बिल्कुल वहीं थे। क्यों उनको ऐसा लगा? सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। उन्हें ये इसलिए ऐसा महसूस होने लगा कि मानो मैंने कोई ऐसी बात की हो जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने शायद कुछ ऐसा किया कि भगवान को पसंद नहीं आया, और वो मुझे उस चीज़ का सबक सिखाने के लिए स्वयं धरती पे प्रकट हुए हैं। अब ऐसी कौन सी बात थी? ये वो ही बात है कि इनका जो एरोगेंस है, जो डॉक्टर का एरोगेंस है, जो धीरे धीरे उनके सर चढ़ता जा रहा था। वो अपने आप को शीशे में देखकर निहारते जा रहे थे, अपनी ही तारीफ़ करते जा रहे थे, और ना जाने कहाँ कहाँ उनका घमंड उनको ले जा रहा था। तो उनको वापस धरती पर लाने के लिए स्वयं देवता, स्वयं भगवान ही धरती पे प्रकट हो गए, मानो ऐसा ही डॉक्टर को लग रहा था। ऑलराइट, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words "Oh God." इसका मतलब है, मैंने, देखिए, कुछ करने की स्थिति में तो वो थे नहीं, उनका सिर्फ दिमाग ही एक्टिव था और सारा काम वही उनका दिमाग ही कर रहा था। तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में क्या आया कि मानो भगवान यही है और उन्हें मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मुझे उसका सबक सिखाने के लिए वो आ गए हैं। और फिर मुझे ये लगा कि मैंने ये कोशिश की कि मैं इस तरीके की कोई इमेजिनेशन वो करने लगे कि मैंने सोचा कि मैं बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में अपने दिल के ऊपर 2 शब्द लिखवा दूं, ओह गॉड, मतलब हे भगवान। मतलब उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था इस समय डॉक्टर को कि अरे ये क्या हो गया, मेरे सामने ये क्या है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। ये सारी फीलिंग्स आ रही थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, अपने दिमाग में ही ये सब काम उनका दिमाग कर रहा है, सारी इमेजिनेशंस उनका दिमाग ही कर रहा है इस वक्त, कि मैं सुनहरे अक्षरों में ये लिखवा दूं कि ओ गॉड, अपने दिल पर लिखवा दूं कि हे भगवान। There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. उन्हें जो अपनी बाहिनी बाजू है, अब उसमें पेन होने लगा था क्योंकि सांप लपटा हुआ था, और सांप की जो जकड़ होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कोई ऐसे नहीं आसानी से नहीं हटने वाली होती है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उन्हें अब अपने लेफ़्ट आर्म पे धीरे धीरे दर्द जो होने लगा था, वो दर्द अब बढ़ने लगा था, और ऐसा लग रहा था जैसे लेडर, मतलब लेड की रॉड जो होती है, लेड का जो सरिया होता है, ऐसा लग रहा था कि लेड का जो सरिया है
जैसे ही लेड का सरिया उन्होंने सोचा, उन्हें अचानक से ध्यान आया कि अरे नहीं, एक जो सरिया होता है, जो रॉड एक होती है, वो तो मॉल्टन फायर की बनी होती है। मॉल्टन फायर मतलब, मॉल्टन का मतलब होता है पिघलता हुआ। ऑलराइट, तो मॉल्टन फायर मतलब एकदम बहता हुआ, पिघलता हुआ, एकदम गरम गरम फायर, एकदम आग में पिघलता हुआ। उस लेडन फायर की मतलब ना सिर्फ लेडन फायर, एक आग में पिघलता हुआ एकदम गरम गरम जो लेडन रॉड है, जो सरिया है, मानो वो मेरे बाजू पे लगा हुआ है। आप सोचो कितना ज़्यादा उनको पेन इस वक्त हो रहा होगा। बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली एंड पावरफुली, बहुत ही धीरे धीरे से लेकिन बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही पावर के साथ वो उनकी बाजू को क्रश कर रहा था, मतलब जकड़ रहा था, एकदम जकड़ रहा था और ही ज़्यादा अपनी जकड़ में उनको ले रहा था वो सांप। तो मतलब जैसे वो सांप उनकी बाजू पर लपटा, वो अपनी पकड़ उनकी बाजू पे और ज़्यादा कसता जा रहा था और ज़्यादा टाइट वो करता उसे जा रहा था, और इसी वजह से डॉक्टर को बहुत पेन होने लग गया था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। अब उनका पेन इतना ज़्यादा होने लगा था उन्हें, एक तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डरे हुए थे, तो आधी एनर्जी तो उनकी वहीं ख़त्म हो गई होगी। दूसरा, उनका दिमाग इस चीज़ में था कि अब मैं करूं क्या, मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, मुझे तो मौत ही नज़र आ रही है मेरी आंखों के सामने। तो उनकी आधी से ज़्यादा एनर्जी तो यही सोच विचार में और उनकी सिचुएशन में ही चली गई थी। बची खुची एनर्जी जो थी तो वो भी चली गई, क्योंकि इतनी ज़ोर से जकड़ा हुआ था सांप ने उन्हें कि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो उनका लेफ़्ट हाथ, मानो उसमें कुछ जान ही नहीं बची थी, तो वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि अब वो अपने लेफ़्ट हैंड से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो वो इस सिचुएशन में थे कि ऐसी एक हालत मेरी हो गई है, अब मैं क्या करूं, व्हाट कुड आई डू, मैं कर ही क्या सकता हूं, अब मेरे क्या क्या ऑप्शन है अब मेरे पास, और मैं अपनी जान अब कैसे बचाऊं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं ज़रा सा भी हिलता डुलता, कुछ भी अपने, ऐसे में वो भाग सकते हैं या उस सांप को पकड़ के खींच कर फेंकने की भी कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन क्या ये रियल में पॉसिबल है? नहीं। ज़रा सी हल्की सी मूवमेंट पे भी हो सकता है वो सांप उन्हें डस ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत नज़दीक है, इनफैक्ट उनकी बाजू पे ही लपटा हुआ है। Death lurked 4 inches away. Suppose it struck was the medicine. What was the medicine I had to take? Lurked का मतलब होता है कि वहीं पर ही लहरा रही है, मतलब मौत जो है वो 3-4 इंचेस दूर ही लहरा रही है। Lurked मतलब वहीं लहरा रही है, वहीं मौजूद है। तो जो मौत है मुझे तो 3-4 इंच दूर ही नज़र आ रही है, बिल्कुल यही है। मानो It struck what was medicine I had to take. It struck मतलब मुझे एहसास फील हो रहा है, एहसास महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन सी दवाई मुझे लेनी होगी। मतलब वो ये भी सोचने लग गए कि डेफिनेटली ये मुझे डसेगा। तो सांप के डसने पर वो सोचने लगे, उनको ये महसूस हुआ कि उन्हें कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो महसूस, स्ट्रक का मतलब यही होता है कि आइडिया हिट करना या स्ट्रक करना, दिमाग में आना। तो उनको ये एहसास हुआ, दिमाग में ये बात आई कि उनको अगर डस लिया गया तो कौन सी दवाई उन्हें लेनी चाहिए। There were no medicines in the room. देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जो आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, ये यहाँ पे हम एक पोएटिक डिवाइस भी देखने को मिल रही है। कौन सी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? वेल, इट इज़ आयरनी, IRONY, आयरनी। ये एक पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर जो यूज़ की गई है। और पोएटिक डिवाइस का मतलब मैंने कई बार आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, आप ज़रूर जाके चेक कीजिए समझने के लिए। आयरनी का मतलब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विडम्बना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विडम्बना। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है कि जो चीज़
एकदम विपरीत तौर पे कुछ चीज़ों का होना, यानी विपरीत तौर पे चीज़ों का होना, जैसे देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, ये एक आयरनी ही है, एक विडंबना है कि एक डॉक्टर का घर है और वहाँ दवाइयाँ ही नहीं हैं। ये एकदम विपरीत सी परिस्थिति है कि ऐसा होते हुए भी ऐसा नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो यही है कि मानो एक टीचर है और टीचर के घर में किताब ही ना हो, कॉपी पेंसिल ही ना हो, तो क्या आयरनी है ये, क्या विडंबना है ये, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए प्लीज़। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं एक गरीब, बेवकूफ़ और बुद्धू डॉक्टर हूँ। मैं जो थोड़ी ही देर पहले क्या था, एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा दिखने वाला बैचलर, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो मैं हूँ, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से मैं क्या हो गया, मैं एक बहुत ही गरीब, एक बेवकूफ़ और बुद्धू डॉक्टर हो गया। अचानक से इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, इतना बड़ा फेरबदल कैसे आया इस डॉक्टर के जीवन में? क्योंकि एक झटके पे वो धरती पर आ गया कि मौत तो बिल्कुल सामने खड़ी है और तुम अपने लुक्स के बारे में बात कर रहे हो, जिस तरीके से दिखाई देते हो उसके बारे में इतना ज़्यादा घमंडी हुए जा रहे हो। तुम्हारे कमरे में एक दवा तक नहीं है कि अगर तुम्हें सांप ने काट लिया तो किस तरीके से तुम अपने आप को बचाओगे। तो इंसान को दिमागी तौर पे उसको इंटेलिजेंट ज़्यादा होना चाहिए, बजाय वो दिखने में कैसा है उस पर घमंड करे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझदार होना चाहिए, खूबसूरत हो या नहीं हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अपना जो खतरा इस वक्त था, यानी जो सांप सामने है, जो एक मौत की तरह मुझे नज़र आ रहा है, वो खतरा तो मैं भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। फीबली का मतलब होता है खुद पर ही, हम जो एक हंसी उड़ाने वाला सा होता है ना खुद का, उसी तरीके से जो खुद पर हंसी उड़ाने जैसी एक हल्की सी स्माइल उन्होंने दी। वो स्माइल विजिबल नहीं थी। हम मन ही मन जब कई बार खुद पर मुस्कुराते हैं ना कि हो देखो कितना बुद्धू हूँ मैं तो, या क्या स्टुपिडिटी हो गई मुझसे, इस तरीके की किसी हरकत पे हंसना, दैट इज़ नोन एज फीबल। सो फीबली ही स्माइल्ड एट हिमसेल्फ। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। जैसे ही डॉक्टर को ये एहसास हुआ कि वो जो कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, अपने ही बारे में इतना ज़्यादा गुणगान कर रहे थे, दिमाग में सोच रहे थे कि मैं तो भाई इतना सब कुछ हूँ, सुंदर हूँ दिखने में और डॉक्टर हूँ, हाईली क्वालिफाइड और बैचलर हूँ, शादी करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो सोच रहे थे, एक सेकंड में डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। और एक्चुअल में वो क्या है? पुअर, फूलिश एंड स्टूपिड। एक ऐसा डॉक्टर जिसके घर में दवाई तक नहीं है। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ वैसे ही कुछ चेंजेस हुए। और वो चेंज क्या हुआ? द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, यानी स्नेक ने अपना जो मुंह है वो डॉक्टर से पलटकर कहीं और, मतलब अब वो डॉक्टर को नहीं देख रहे हैं, उन्होंने अपनी नज़रें किसी और तरफ कर ली। ये उन्होंने कौन है? नाग जी। यस, जो कोबरा आ गए हैं, एकदम फैट फुल ब्लडेड कोबरा, उन्होंने अपनी नज़रें अब डॉक्टर से हटा के किसी दूसरी दिशा में कर ली। और इसी बात के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि मानो लग रहा है कि स्वयं भगवान ने मेरी सुन ली हो। स्वयं जो मेरा जो ये अभी अभी मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं इतना भी घमंड मुझे नहीं करना चाहिए खुद पर, अभी अभी मुझे ये जो एहसास हुआ, शायद भगवान को मेरी ये बात पसंद आई है और इसीलिए उन्होंने ऐसा एक चमत्कार किया कि जो सांप है उसने मेरे से नज़र हटा के अपनी नज़र घुमा के दूसरी तरफ कर ली है। अब किस तरफ करी है नज़र उसने अपनी? The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. जैसे ही सांप ने अपनी नज़र घुमाई और अपना मुंह घुमाया, यानी अपना फन घुमाया, वैसे ही उन्होंने क्या देखा? उसने देखा कि एक मिरर रखा हुआ है और मिरर पे उस सांप ने अपने आप को देखा, खुद का एक रिफ्लेक्शन देखा, अपनी उसमें परछाई देखी शीशे में। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror.
यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं इस बात का कोई गारंटी नहीं देता या ना मुझे मालूम है इस बारे में कि मैंने पहली बार ऐसा कि पहला ऐसा सांप होगा जिसने अपने आप को किसी शीशे में देखा होगा। भाई उन्हें नहीं पता, हो सकता है कोई सांप हो जिसने पहले भी अपने आप को शीशे में देखा हो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपनी नज़रों से पहली बार ऐसी कोई चीज़ होते हुए देख रहा हूँ। तो जैसे ही सांप ने अपने आप को शीशे में देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो क्या किया आगे, चलिए जानते हैं। But it was certain that the snake was looking into the mirror. उनको पूरा यकीन था कि वो मिरर में ही देख रहा है। डॉक्टर जो है वो उसको कई बार हमें समझ नहीं आता कि कौन किस तरफ देख रहा है, कहाँ उसकी नज़र है, या क्या यहाँ पर जैसे एक जानवर के शीशे में देखने की बात हो रही है, तो क्या जानवर अपने आप को शीशे में देखते हैं और क्या एक स्नेक अपने आप को शीशे में देखता है, मालूम नहीं। लेकिन ये पक्का यकीन है कि इस समय ये सांप जो है अपने आप को शीशे में ही देख रहा है। Was it admiring its own beauty? क्या ये अपनी खुद की सुंदरता को एडमायर कर रहा है, यानी पसंद कर रहा है कि देखो मैं दिखने में कितना अच्छा हूँ? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara for wearing a vermilion spot on its forehead? Well, यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या एक तरीके से भी एक फ़नी ही चीज़ एक्सप्लेन करने की, यहाँ पर ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये स्नेक अपने आप को शीशे में देख के ये इमेजिन कर रहा है कि अब उसको और बेटर दिखने के लिए क्या करना चाहिए। थोड़ी देर पहले तो मैं था जो अपने आप को शीशे में निहार रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं और अच्छा दिख सकूं और भी बेहतर दिख सकूं और लोग मुझे देखकर एकदम खुश हो जाएं कि देखो कितना सुंदर, कितना हैंडसम एक बैचलर डॉक्टर है। तो क्या सिमिलर सा ही कोई थॉट इस सांप के दिमाग में भी चल रहा है कि सांप को अब मूछताश यानी मूछें, कि सांप को एक मूछे लगा लेनी चाहिए, या क्या इस सांप को आई शेडो लगाना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, या उसे और क्या क्या करना चाहिए, क्या मस्कारा भी लगाना चाहिए। ये आई शेडोज़, मस्कारा, ये आई मेकअप होते हैं, आँखों का मेकअप है। और यही वो बताना चाह रहे हैं कि क्या ये सोच रहा है कि मैं इतने सारे क्या मेकअप करूं ताकि मैं और बेटर दिख सकूं, या वर्मिलियन, या वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। वर्मिलियन बेसिकली कलर होता है रेड या मरून कलर का, लेकिन इंडियन कल्चर में जो वर्मिलियन है वो होता है सिंदूर, जो महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं, या उसका टीका भी लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया, सिंदूर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सिंदूर है। मैं और बेटर तरीके से लिख देती हूँ थोड़ा। ऑल राइट, सिंदूर, ठीक है। तो वर्मिलियन होता है सिंदूर या टीका लगाना, कुमकुम का टीका लगाना। तो क्या वो यही सोच रहा है कि अपनी मेकअप के लिए कि मैं और दिखने में कैसे अच्छा लगूं, कि आंखों का मेकअप कर लूं और टीका वगैरह लगा लूं, या फोरहेड पे बिंदी लगा लूं। बिंदी भी किसकी, इस सिंदूर से ही क्या बिंदी लगा लूं कि और भी ज़्यादा बेहतर और बढ़िया दिख सकूं। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन। वेल, यहाँ यही है कि मुझे एकदम श्योरिटी नहीं है। सर्टेन का मतलब होता है 100% श्योर, एकदम 100% जब श्योर किसी चीज़ के लिए होता है ना, कि मुझे कोई आइडिया है ही नहीं कि क्या चल रहा है, कि अपना मेकअप करने की सोच रहा है कि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूंगा या स्मार्ट दिखूंगा अगर मैं ये सब कुछ मेकअप कर लूँगा। कर क्या रहा है ये, इस शीशे में देख के करना क्या चाह रहा है। What sex was this snake? Was it male or female? मुझे ये भी नहीं पता कि ये नाग है या नागिन, मुझे इसके जेंडर का भी नहीं मालूम है। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. ये क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि ये मेल है या फीमेल है, नाग है या नागिन है, मुझे नहीं मालूम है, और शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इससे पहले कि मुझे पता चलता, वो स्नेक जो है वो मेरे आर्म से अनवूंड होके, अनवूंड का मतलब क्या होता है, पहले लपटा हुआ था, अब जब अपनी लपट खोल रहा है हट रहा है, उसे कहते हैं अनवूंड। अनवूंड यानी ओपन होना। तो अनवूंड होके अपने आप ही कहाँ, धीरे धीरे मेरी पैरों से होते हुए उस टेबल यानी वो जहाँ शीशा रखा हुआ है ना, वहाँ पर जा रहा है।
तो स्लिदर्ड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, स्लिदर्ड का मतलब होता है क्रॉल करना या रेंगना। ओके, स्लिदर्ड का मतलब होता है क्रॉल, CRAWL, CRAWL, क्रॉल या रेंगना, रेंगते हुए, वो मेरी बाजू से होते हुए, पैरों की तरफ से होते हुए और सब टेबल पे चला गया और वो शीशे की तरफ ही जा रहा है। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. वो टेबल पे चढ़ गया और शीशे की तरफ जाने लगा। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Closer quarter का मतलब होता है और भी ज़्यादा नज़दीक। तो इसका यही मतलब हुआ कि शायद ये अंदाज़ा लगा रहा है डॉक्टर कि वो मेरे हाथ से उतर के और शीशे के पास शायद इसलिए चला गया कि दूर से उसे अपने शीशे में अपना जो चेहरा है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो शायद वो अपने आप को, अपना जो रिफ्लेक्शन है, जो अपनी परछाई है, वो और भी ज़्यादा नज़दीक से देखना चाह रहा हो, इसीलिए वो वहाँ चला गया। I was no mere image cut in granite. It's a very beautiful sentence. I was no mere image cut in granite. मतलब ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट एक तरीके का पत्थर होता है, जैसे फ्लोर बनाने के भी काम आता है, जैसे मार्बल होता है, उसी कोटा स्टोन होता है, उसी तरह ग्रेनाइट भी एक किस्म का पत्थर होता है। और ये इस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से हो गया था एज इफ़ कि मैं ग्रेनाइट में बनाया हुआ एक इमेज जो होती है ना, उन्होंने कहा था ना आई टर्न इनटू अ स्टोन, पत्थर की तरह हो गया था। तो मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो ग्रेनाइट की एक मूरत की तरह मैं हूँ। बट आई वॉज नो मेयर कट इन ग्रेनाइट। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब मैं वो मूरत की तरह नहीं हूँ, अब मैं उस स्टोन की तरह नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से अब सांप उतर के जा चुका है, मैं अचानक से फ्री हो गया हूँ। जैसे ही सांप मुझसे हटा, मानो मेरे अंदर किसी ने सांसें फूंक दी हो, मानो मेरे अंदर फिर से जान आ गई हो। और मैंने क्या किया, यानी डॉक्टर ने क्या किया? आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मानो अचानक से मैं फिर से एक जिंदा व्यक्ति हो गया जिसमें खून बहता है। ठीक है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। देखिए, घबराहट तो उन्हें अभी भी थी ही ना, तो फिर भी उन्होंने ही गॉट हिज ब्रेथ, यानी उन्होंने सांस ली और अपने दम को संभालते हुए वो चेयर से उठे और झट से वहाँ से भाग गए। जैसे ही उन्हें मौका मिला उस सांप से बचकर भागने का, उन्होंने उस मौके का फुल फ़ायदा उठा लिया। आगे उन्होंने क्या किया? I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. मैं वहाँ से धीरे से, बिना किसी कोई आवाज़ किए, वो वहाँ से धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गए, वरांडा में पहुँचे और वहाँ से वो इतना ज़ोर से भागे और तब तक भागे जब तक वो भाग सकते थे। आवाज़ उन्होंने पहले इसलिए नहीं की कि मानो अगर सांप सुन लेता तो हो सकता है पलट के वापस इनकी तरफ दिशा कर लेता, वो इन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो डॉक्टर ने बिना किसी आवाज़ किए चेयर से उठे और धीरे धीरे वरांडा की तरफ गए और जैसे ही वो अपने रूम के दरवाजे से बाहर वरांडा में आए, ऐसी दौड़ लगाई उन्होंने इतनी ज़ोर से और इतनी दूर तक वो भागे जहाँ तक उनके लिए पॉसिबल था, संभव था। फ्यू का मतलब यहाँ है एक तरीके से सांस मुँह से छोड़ना, कि इस तरीके का एक रिएक्शन उन्होंने दिया। Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" इसका ये मतलब है जैसे ही उन्होंने ये सांस छोड़ी तो वापस जिस व्यक्ति को जिन लोगों को वो ये स्टोरी सुना रहे थे उनके बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही वो स्टोरी सुना रहे थे सभी लोगों की सांसें थम गई थी और जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि मैं सांप से बचकर भाग आया, सबने एक राहत भरी सांस ली कि थैंक गॉड बच गए। और ऑल ऑफ अ सडन किसी एक ने क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर, क्या आपकी वाइफ एक फैट औरत है? नो, the doctor said. God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. इस एक ही सेंटेंस में, इस छोटे से स्टैंजा में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो बहुत ही बढ़िया शब्द हैं और जो वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे।
तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है डॉक्टर ने, कि क्या उनकी वाइफ एक फैट फीमेल है, फैट औरत है। वेल, डॉक्टर ने कहा नहीं, नो, शी इज़ नॉट अ फैट पर्सन। और आगे उन्होंने बताया है कि उनकी वाइफ कैसी हैं। भगवान ने कुछ और ही चाहा। विल का मतलब होता है एक चाहत, एक इच्छा कि आप क्या चाहते हैं। तो भगवान ने जो इच्छा करी वो अदरवाइज, यानी कुछ और ही था उनके दिमाग में। उन्होंने कोई दूसरी ही इच्छा सोच रखी थी जो उन्होंने मुझे ग्रांट की। मैंने तो एक फ़ैट फीमेल मांगी थी, एक फ़ैट वाइफ मांगी थी कि अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो मेरे पीछे भागकर मुझे मार ना सके। लेकिन मुझे इनफैक्ट इससे एकदम विपरीत वाइफ मिली है। कैसी वाइफ मिली है? माई लाइफ कंपेनियन। लाइफ कंपेनियन का मतलब है लाइफ पार्टनर, ठीक है, यानी जीवन संगिनी। तो लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी दुबली पतली सी हैं। अ रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। अब स्प्रिंटर कौन होते हैं? स्प्रिंटर का मतलब होता है जो प्रोफेशनल जॉगर्स होते हैं, जो मैराथन भागते हैं, यानी धावक। तो मेरी जो वाइफ है वो एक धावक है। तो उनको कैसी वाइफ चाहिए थी? दुबली फैट वाइफ चाहिए थी, लेकिन मिली कैसी? दुबली पतली। थिन रीडी, दुबली पतली, ठीक है। तो एकदम विपरीत। दूसरा, मुझे क्यों वो फैट चाहिए थी? ताकि वो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे भाग ना सके। भाग नहीं सके की इच्छा जताई थी, लेकिन भगवान ने क्या दिया? एक स्प्रिंटर दे दी, यानी एक धावक, एक प्रोफेशनल जॉगर या रनर या मैराथन रनर कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल दे दी। तो ये कितना एकदम विपरीत ही भगवान ने इच्छा की थी और ऐसी एक वाइफ मुझे दी है। Someone else asked, वो ग्रुप में बैठे हुए थे, 4-5 लोग थे। तो एक ने वाइफ के लिए पूछा और किसी दूसरे ने क्या पूछा? डॉक्टर, when you ran, did the snake follow you? फिर से ये बात इस स्टोरी पर आ जाती है जो डॉक्टर सुना रहे थे। और उसने पूछा कि जब आप वहाँ से भागे, क्या स्नेक ने नोटिस किया कि यहाँ कोई था और भाग रहा है, और क्या वो स्नेक आपके पीछे पीछे आया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. डॉक्टर ने कहा कि मैं तो बस भागा ही भागा, और मैं इतना ज़्यादा भागा कि जब तक मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं पहुँच गया मैं रुका ही नहीं, मैंने स्टॉप ही नहीं लिया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. फिर वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे एक ऑयल लगाया। ऑयल लगाना बेसिकली, वो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, तो उन्हें पता है कुछ चीज़ें कि इस तरीके का कुछ भी इंसिडेंट हो, जैसे जानवर आपको छू ले या कोई भी इंसेक्ट आप पर चढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या फ़र्स्ट एड होती है। तो इसीलिए उन्होंने ऑयल लगा लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ एक छोटी सी बात है। ऑयल कहा जाता है, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पॉइजनस इंसेक्ट है या कोई रेप्टाइल है, रेप्टाइल होता है रेंगने वाले जानवर, जैसे सांप हो गए, वो रेंगने वाले ही जानवर कहलाते हैं। तो ऐसा कोई पॉइजनस इंसेक्ट या रेप्टाइल है और अगर वो आपको छू देता है तो हो सकता है कि कुछ पॉइजनस अंश आपके या जहरीले अंश आपके शरीर पे रह जाते हैं। अगर मस्टर्ड ऑयल वहाँ लगा लिया जाए तो वो जहर फिर नुकसान नहीं कर पाता है, जहर से राहत मिल जाती है। इसी तरीके ये एक होम्योपैथिक टिप है बेसिकली। तो इसीलिए इस चीज़ को क्योर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने पूरी बॉडी पे ऑयल ही लगाया, क्योंकि वो उनकी बाजू पे लपटा हुआ था सांप। तो उन्हें लगा कि कहीं कोई पॉइजनस एलिमेंट ना रह गया हो उनकी बॉडी पर, क्योंकि आगे चल के फिर वो नुकसान कर सकता है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ही टुक शावर, वो नहाए सबसे पहले, ताकि अगर कुछ भी रह गया हो पॉइजनस उनकी बॉडी पे तो वो भी क्लीन हो जाए। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। यानी वो यहाँ ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे आया या नहीं आया, वो कहाँ था कहाँ नहीं था, मैंने पलट कर देखा ही नहीं। मैं तो जो दौड़ा तो ऐसा दौड़ा कि सीधा अपने फ्रेंड के घर जाकर ही रुका। The next morning at about 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. अब देखिए, अगले दिन जब सुबह हुई तब तक वो थोड़ा स्टेबल भी हो चुके थे, थोड़ा संतुष्टि में भी आ चुके थे कि हाँ, मैं अब जीवित हूँ और ज़िंदा भी हूँ और ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वो अपने रूम पर वापस लौटे।
अब वो किस मंशा से लौटे, वो अपने फ्रेंड को और एक दो और लोगों को लेकर इस रूम पर लौटे, ये मंशा लिए कि मैं अब उस रूम में नहीं रहूँगा। वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे चूहे थे, कल रात को एक सांप भी आ गया। इसका मतलब वहाँ पे इस तरीके के एनिमल्स, इस तरीके के जो कीड़े और सांप वगैरह ऐसे जानवरों का आना जाना खतरनाक होता है। तो इसलिए वो वहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं वहाँ तो अब नहीं रहूँगा और मैं अपना सारा सामान ही वहाँ से लेकर आऊँगा, अपना कमरा वो अब खाली कर दूँगा। तो ये 3-4 लोग वहाँ पहुँचे, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, अच्छा वो सुबह के 8:30 बजे गए थे वहाँ पे। इस पर भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, तो समय याद रखिएगा, ठीक है। तो वो सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचे और जैसे ही रूम पर पहुँचे तो वो क्या देखते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा ही सामान है जो उनको उठाना है। मतलब 3-4 लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो अकेले भी आते, जो डॉक्टर हैं वो अकेले भी आते तो वो भी सफिशेंट था। ऐसा क्या हुआ? Some thief had removed most of my things। यानी thief कौन होता है? चोर। thief है चोर। तो कोई चोर आके, क्योंकि वो तो भाग गए थे डॉक्टर, तो सारा घर, खिड़की, दरवाजे सब कुछ तो खुला था। तो चोर की तो चांदी हो गई कि इतना आसानी से वो इस रूम में आ पाए और इतना आसानी से सारा का सारा सामान चूज़ कर कर के, शायद सेलेक्ट कर कर के उन्होंने चुराया होगा और वो अपने साथ ले गए होंगे और उस रूम में कुछ भी नहीं बचा था वापस लेकर जाने के लिए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, मतलब एकदम सफाई हो चुकी थी उस रूम की। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। वेल, पूरा रूम एकदम सफाचट कर दिया था उस चोर ने, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ छोड़ गया था। लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। सिर्फ एक चीज़ वो उस कमरे में छोड़ गया था और उस चीज़ को वहाँ देखकर मुझे लग रहा था कि मानो मेरी बहुत जम के बेइज्जती हुई है। वो कौन सी चीज़ थी जिसे वहाँ मौजूद देखकर वो अपनी बेइज्जती समझ रहे थे? What was that? I asked। नरेटर है कि नरेटर ने कहा कि वो कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ रह गई जिससे आपको अपनी बेइज्जती महसूस हुई? The doctor said, My vest, the dirty one। ये उसी वेस्ट या उसी स्लीवलेस जैकेट जैसा श्रग जो होता है, जो नॉट सो वाइट था, यानी हल्का सा पीला पड़ा हुआ सा गंदा सा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा जो मैंने लटका दिया था वहाँ पे, हैंगर में टांग दिया था, वो वेस्ट भी वो लेकर नहीं गया। मतलब चोर ने भी उस वेस्ट को छोड़ दिया था। वो इतना ज़्यादा गंदा मैला कुचैला था कि एक चोर भी उसे उठाकर लेकर नहीं गया। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। मतलब उस महान व्यक्ति में साफ़ सफाई की इतनी ज़्यादा मतलब दिमाग था और इतना ज़्यादा वो साफ़ सफाई को पसंद करता था कि मैला वेस्ट वो लेकर नहीं गया। आफ्टर ऑल ही कुड वेयर इट आफ्टर वॉशिंग इट आउट। मतलब उसको धो के फिर भी तो पहन सकता था, लेकिन इतनी जहमत कौन ही उठाए। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। मतलब उसको अगर वो धो लेता साबुन या पानी से, उसके बाद भी तो वो उसको पहन सकता था, लेकिन नहीं, वो शायद वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि चोर ने इस चीज़ की ज़हमत उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसको लेकर जाऊं। नहीं, वो उसको वहीं का वहीं, उस वेस्ट को वहीं का वहीं छोड़ के चला गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर किसी ने पूछा। द डॉक्टर लाफ्ड ऑन दिस क्वेश्चन। किसी ने पूछा कि क्या दोबारा आपको वो स्नेक देखने को मिला, क्या दोबारा आपने वो स्नेक देखा? तो डॉक्टर हंसकर क्या जवाब देते हैं? आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तब से मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। वो एक ऐसा स्नेक था, एक ऐसा सांप था जो अपनी खुद की ही खूबसूरती में खो गया था। तो यहाँ खो गया मतलब दो चीज़ें बता रहे हैं। एक तो ये कि वो ऐसा खोया स्नेक कि मुझे दोबारा देखने को नहीं मिला, और दूसरा कहाँ खोया? अपनी खुद की सुंदरता में ही एकदम मोहित हो गया, एकदम शीशे में खुद को देखते देखते निहारता रहा और उसी में ही खो गया।
तो ये है स्टोरी का एंड, और ये बहुत ही आई होप आपको पसंद भी आई होगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। एक सांप के साथ क्या इंसिडेंट बना है इस डॉक्टर का, और इससे ये मैसेज भी हमें बिल्कुल मिल रहा है स्टूडेंट्स कि हमें हमारी किसी भी क्वालिटी पे घमंड नहीं करना चाहिए, एरोगेंस नहीं करना चाहिए। आप उस पर खुश हो सकते हैं, यू कैन फील हैप्पी अबाउट इट, थोड़ा बहुत गर्व भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस पर एरोगेंस आना, घमंड लाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसी कोई ना कोई इवेंट होगा, वो इवेंट फिर आपको ज़मीन पे धरती पर लेकर आएगा। तो इससे बेहतर कि आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स से ये पता चले कि ग्राउंडेड रहना चाहिए। हमें अपने आप से ही समझना चाहिए कि ग्राउंडेड रहना, अपने पैर ज़मीन पे रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मलयालम स्टोरी है जो किसने लिखी है, जो लिखी है वाइकम मोहम्मद बशीर ने, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, वी अब्दुल्ला ने। एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था कि जो इस स्टोरी के ट्रांसलेटर हैं उनके बारे में मैं आपको इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद बताऊंगी, और ये वही टाइम है। चलिए जानते हैं इसके ट्रांसलेटर के बारे में। वी अब्दुल्ला साहिब, इनका जन्म हुआ था 20 जून 1920 को, और इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 2008 को। ये हमारे देश के बेहतरीन ट्रांसलेटर्स में से एक रहे हैं स्टूडेंट्स। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स तो मिले ही हैं, इसके साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बशीर को बहुत पसंद किया करते थे, और यही बशीर को कोज़िकोड लेकर आए थे। कोज़िकोड वही जगह है जहाँ पर बशीर ने अपने आखिरी समय बिताया था। कौन सी जगह पे? बेपोर। बेपोर ही वो जगह है जहाँ की 2 एकड़ ज़मीन के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, और इसीलिए उन्हें बेपोर सुल्तान के नाम से भी नवाजा जाता है। उन्हें कहा, मतलब ये नाम उन्हें दिया गया है बेसिकली। ऑलराइट, तो यही है। और इन्हें सिर्फ वीवी कह के भी काफ़ी बहुत कॉमनली नेम जो उनके लिए यूज़ किया जाता है वो है वीवी अब्दुल्ला साहिब को वीवी कह के बुलाया जाता है, और एक इंडियन राइटर थे। ये सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अबाउट 40 स्टोरीज़ इन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखी हैं, और इनके जो टॉपिक्स होते हैं स्टोरीज़ के वो फिक्स्ड नहीं हैं कि सिर्फ रिलीजन पे ही लिखेंगे, या सिर्फ सोसाइटी यानी सोशल टॉपिक्स पे ही लिखेंगे, या रिलीजियस टॉपिक्स पे ही लिखेंगे। नो, बहुत ही वाइड जॉनर है इनका, यानी बहुत ही वास्ट टॉपिक्स पे और अलग अलग चीज़ों के बारे में ये लिखते हैं। और इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी किए हैं। द स्नेक एंड द मिरर उन्हीं ट्रांसलेशंस में से एक है, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेशन उन्होंने इसका किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के जो ऑथर रहे हैं, जो रियल ऑथर है जो बशीर हैं, और जो ट्रांसलेटर हैं जो कि हैं वी अब्दुल्ला, इन दोनों के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम्स में अक्सर इन दोनों पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये स्टोरी आपको मज़ेदार लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। और आखिर में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियोज़ के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you so much.